यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसकी यूनिट जो आपकी फोर्थ है वो फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है 2 वीडियोस में। ठीक है, एक वीडियो में हमने कंप्लीट लेज़र आपको बता दिया है और एक वीडियो में हमने कंप्लीट ऑप्टिकल फाइबर बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर दे सकते हैं। एक वीडियो और आएगा इसका जो न्यूमेरिकल्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन जिस टाइप का भी बन सकता है वो सब आपका इन 3 वीडियोज में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो आज उसी कड़ी को स्टार्ट करते हुए हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब वेव ऑप्टिक्स में जो आज हमारा टारगेट है वो इंटरफेरेंस को पढ़ने का है और इंटरफेरेंस में भी आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बेसिक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन वो सारे कवर अप करेंगे और फोकस करेंगे डेरिवेशन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पर, क्योंकि अगर वेव फिल्म भी हम इसी में कवर अप करते हैं तो वो थोड़ा लेंथी चीज़ें हो जाएंगी और डेरिवेशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज हम इस वाले लेक्चर में इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म तक अपने लेक्चर को लेकर जाने वाले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस से रूबरू करा देता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट, कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए। तो जैसे फर्स्ट पैरा में आपने देखा कोहेरेंट सोर्सेज दिया हुआ है, क्या होते हैं, इंटरफेरेंस इन यूनिफॉर्म एंड वेज शेप्ड थिन फिल्म दिया हुआ है और नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्सेज, ये टॉपिक दिए हुए हैं। तो आज हम यहाँ तक, यानी कि ये आपको देखने में 2 टॉपिक लग रहे हैं, इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स अंदर अंदर पूछे जाते हैं जो सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं। फिर हम न्यूटन्स रिंग पर फोकस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि न्यूटन्स रिंग से जितने भी टॉपिक हैं वो सब एक ही वीडियो में कवर अप हो जाए। देन उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पर आएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन में फ्रैनहोफर्स डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट एंड फ्रैनहोफर्स डिफ्रैक्शन इन डबल स्लिट, एब्सेंट स्पेक्ट्रम, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और स्पेक्ट्रा विद ग्रेटिंग, ये टॉपिक हमें कवर अप करना है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा डिस्पर्सिव पावर, रिजॉल्विंग पावर, रेलाइंग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। सिलेबस काफ़ी बड़ा है इस यूनिट का और हर पोर्शन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करें, चाहे हमारे 3 या 4 लेक्चर जितने भी होंगे उसके हिसाब से हम कवर अप करेंगे। लेक्चर को ज़्यादा लेंथी भी नहीं बनाना है। ठीक है, तो आ जाते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इंटरफेरेंस क्या है पहले वो हम समझ लेते हैं। व्हेन 2 or more waves of the same frequency and having constant phase difference between them travel simultaneously in medium and cross each other, intensity of light change। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी 2 सोर्स से लाइट जा रही है एक ही डायरेक्शन में, माना ये एक डायरेक्शन में, ठीक है, तो लाइट क्या है, जब किसी सोर्स से निकलती है तो वो क्या होती है, चारों दिशाओं में ट्रेवल करती है इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये 2 सोर्स है। तो उसने कहा कि जब ये दोनों सोर्स से लाइट आगे ट्रेवल कर रही है तो कहीं पर पॉइंट्स पर जाकर ये दोनों लाइट्स एक दूसरे को क्रॉस आउट भी करती हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके से लाइट आपकी आगे बढ़ती है ना। सेम एज इट इज इस सोर्स से आगे बढ़ेगी तो आप देख रहे होंगे कि ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस आउट कर रहे हैं। जब 2 वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की ट्रेवल करती हैं एक साथ एक मीडियम में और वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या फिर काटती हैं, तो उनकी जो काटने के बाद रिजल्ट आता है उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है लाइट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इंटरफेरेंस इज सुपर पोजिशन ऑफ 2 or more वेव्स ऑफ लाइट, यानी कि अगर 2 सोर्स हैं तो 2 सोर्सों की जो लाइट आ रही है उसका सुपर पोजिशन होता है इंटरफेरेंस। आगे, इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जैसा भी ऊपर लिखा हुआ है। सुपरपोजिशन मतलब कि उनके सम पर, उनके डिफरेंस पर, इस पर डिपेंड करता है आपका इंटरफेरेंस के जो
सुपर इम्पोज्ड होकर या जो क्रॉस करके एक दूसरे को लाइट आपको इंटेंसिटी मिल रही है, वो डिपेंड करेगी कि आपके सोर्स से कैसी इंटेंसिटी आ रही है, उसके सुपर पोजिशन पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, इसी बेस पर दो टाइप्स इंटरफेरेंस के होते हैं, उन्हें दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेकंड वन इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इन टर्म्स को रिलेट कराता हूं। कंस्ट्रक्टिव मीन्स कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, अगर आप इसको माइंड में क्लिक करना चाहें तो कंस्ट्रक्ट करना, और कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है कुछ चीज बनना, और डिस्ट्रक्टिव को आप कनेक्ट कर सकते हैं डेस्ट्रॉय से। ठीक है, यानी कि डेस्ट्रॉय, कोई चीज खत्म हो रही है, डेस्ट्रॉय हो रही है। तो इसी को समझने के लिए हम आगे की स्लाइड पर पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हम। चलिए ठीक है, अब इसमें पहला जो टाइप लिखा हुआ है वो है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो क्या होता है, ड्यू टू सुपरपोजिशन, जैसा कि हमने बताया, ऑफ टू और मोर वेव्स, इंटेंसिटी मैक्सिमम एट सम पॉइंट्स। भाई जब दो वेव फॉर्म्स या दो लाइट ऑफ इंटेंसिटी, दो सोर्सेज की एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज्ड होंगी, तो उनकी इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर मैक्सिमम होगी और किसी पॉइंट पर मिनिमम होगी। तो जब मैक्सिमम है, यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है जिस पॉइंट्स पर, इंटरफेरेंस एट दीज पॉइंट्स कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि वहां पर कुछ बन रहा है। सपोज हमने ये ले ली वेव, एक वेव आपकी ये जा रही है, ठीक है, जो डायग्राम में ऊपर दी हुई है, और दूसरी वेव सेम वैसे ही जा रही है, सेम एम्पलीट्यूड सेम फेस। ये हम सारी प्रॉपर्टीज भी अभी देखेंगे इंटरफेरेंस को गेन करने की। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज्ड होती हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो क्या देख रहे हैं आप, अब जो आपके पास रिजल्टेंट लाइट आई है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। अगर आप वेव फॉर्म भी देखें तो उसमें आपको क्लियर पता चल रहा है कि जो इस वेव का एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो गया। दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, अब जब आप डिस्ट्रक्टिव देखेंगे तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पीछे लिखा था हमने कि जिन पॉइंट्स पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और वहीं पे देखिए, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स, इंटेंसिटी मिनिमा एट सम पॉइंट। तो कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि इंटेंसिटी जीरो भी होगी, यानी कि मिनिमम होगी। सबसे मिनिमम का मतलब यहाँ पर जीरो है। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, जीरो, फुल स्टॉप। इंटरफेरेंस एट दीज पॉइंट्स कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस टाइप का जो इंटरफेरेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये वेव ट्रेवल कर रही है, पहली वेव है, और उसी डायरेक्शन में दूसरी वेव इसके अपोजिट ट्रेवल कर रही है। आप देख रहे होंगे यहां पर, अपोजिट मतलब उसका फेज जो है वो उन सब वेव्स के पार्ट्स के क्या है, अपोजिट है। आप देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है एम्पलीट्यूड की, इसी टाइम पर यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर आप देखें कि प्लस ए है एम्पलीट्यूड और एक माइनस ए एम्पलीट्यूड है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट द रिजल्ट जीरो। वही चीज यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो लाइट आपको मिल रही है, देयर इज डार्क या देयर इज जीरो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पर आपको कोई भी लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट मीन्स इट लाइट या इट शोज एज ए डार्क पॉइंट। क्लियर हुआ? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है वो आपको समझ में आ गया। चलिए यही चीज हम इंटरफेरेंस पे देख लेते हैं। जो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें कुछ इस तरीके से ही अरेंजमेंट होता है। एक सोर्स ऑफ लाइट होता है जहां से आपकी लाइट आगे बढ़ती है इस तरीके से, ठीक है, और आगे दो स्लिट्स लगा दी जाती हैं जिसमें से जैसे ही आपकी लाइट पहुंचती है तो अब वो दोनों स्लिट्स एज ए सोर्स काम करना स्टार्ट कर देती है। तो जो काम यहां पर एस से हो रहा था वही अब ए से होगा, यानी कि आपकी जो लाइट है वो ए से भी ट्रेवल करेगी और सेम एज इट इज बी से भी ट्रेवल करेगी।
तो ये आगे जाके एक दूसरे के साथ क्या होंगी, सुपर इम्पोज्ड होंगी लाइट्स, और सुपर इम्पोज्ड होंगी तो आगे एक स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। उस स्क्रीन पर हम देखेंगे कि कैसे इंटरफेरेंस मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ और पॉइंट जी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो आपका सेंटर वाला पॉइंट है ये आपको लाइट देगा, दैट मीन्स मैक्सिमम। यहाँ पर मिनिमम मिलेगी, आगे वेव फॉर्म भी बनी हुई है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। फिर मैक्सिमम मिलेगी, ऐसे इधर मैक्सिमम मिली तो मिनिमम मिलेगी, फिर मैक्सिमम मिलेगी। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इस मैक्सिमम पॉइंट पर आप देख रहे होंगे जो वेव्स हैं दोनों वो क्या हो रही हैं, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज्ड हो रही हैं और सेम डायरेक्शन और सेम फेस के साथ हैं, इसलिए यहां पर कुछ ना कुछ लाइट आपको मिलेगी। वहीं अगर आप यहां पर देखें तो इस टाइम पर ये वाली लाइट पॉजिटिव है और दूसरी वाली वेव फॉर्म जो है वो निगेटिव है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम एज इट इज ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सेम एज इट इज ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यानी कि यहां पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डी पॉइंट है और एफ पॉइंट है, दीज आर द डार्क पॉइंट, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी जीरो है। और वहीं पर अगर हम देखें सी पॉइंट, ई पॉइंट और जी पॉइंट, दीज आर द ब्राइट पॉइंट। ब्राइट मतलब कि वहां पर कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका सुपर पोजिशन हो गया। जैसे जैसे आपकी वेव्स आगे बढ़ रही हैं स्क्रीन पर हमने मेजर किया कहां पर आपको मैक्सिमा मिलेगा, कहां पर आपको मिनिमा मिलेगा। तो आपने एक चीज यहां पर नोट की है कि अगर आपको एक कोई भी मैक्सिमा मिल रहा है तो उसके दोनों साइड आपको मिनिमा मिलेगा, या अगर कोई मिनिमा मिल रहा है तो उसके दोनों साइड्स आपको मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये इंटरफेरेंस का जो दोनों टाइप्स हमने पढ़े हैं वो यहां पर एक्सप्लेनेशन हो गई दोनों की, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब उसके लिए इंटरफेरेंस गेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोहेरेंट सोर्सेज का होना, यानी कि जो सोर्सेज आपके जहां से लाइट आ रही है उनका कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट द इंटरफेरेंस। वो भी हम देखेंगे कि कोहेरेंट नहीं है तो क्यों इंटरफेरेंस नहीं मिलता है। पहले कोहेरेंट को समझ लेते हैं। अगर आपने मेरा ऑप्टिकल फाइबर वाला लेक्चर देखा होगा तो वहां पर भी मैंने कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, उनको देख लेते हैं। टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट if they emit light which have always a constant phase difference between them, यानी कि दो सोर्सेज जो लाइट के हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे अगर उनके द्वारा जो लाइट एमिट हो रही है वो हमेशा कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ ट्रेवल करे, ठीक है। इट मीन्स दैट टू सोर्सेज मस्ट एमिट रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों सोर्सेज सेम वेवलेंथ की लाइट को क्या करें, रेडिएट करें। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस को हम ये भी बोल सकते हैं कि उनके बीच में जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए हमेशा, है ना। यानी कि जितना फेज डिफरेंस स्टार्टिंग में चल रहा है वही फेज डिफरेंस मेंटेन होकर चलता रहे। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे एक वेव आपकी ये है, ठीक है, एक वेव आपकी ये है, दूसरी एक वेव ये है, थर्ड वन। तो आप देख रहे होंगे सबके बीच में जो फेस है, फेस डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। जैसे पहली वेव चल रही है वैसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। कहीं पे भी आप किसी भी पॉइंट पर मेजर कर लीजिए, माना हम इस पॉइंट पर मेजर करना चाह रहे हैं तो सेम है। अगर आप इस पॉइंट पर मेजर करना चाह रहे हैं तो इट इज ऑल्सो सेम। अगर आप सपोज यहां पर मेजर करना चाह रहे हैं तो हियर इट इज ऑल्सो सिमिलर। यानी कि सारी वेव्स जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं, यानी कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस लेकर चल रही। तो ये सोर्सेज आपके कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। अब क्या क्या मेन कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस को गेन करने की या अचीव करने की कि आपके सोर्सेज इंटरफेरेंस ही देंगे, उसके लिए कुछ टर्म्स हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये टर्म्स कंडीशंस इसलिए हैं, जैसे आप देखते होंगे अगर आप एक ही रूम में दो बल्ब लगा लें तो दो सोर्सेज आपके पास हो गए, लेकिन वो आपको इंटरफेरेंस नहीं देंगे, वहां पर आपको इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि वो ये कंडीशंस फॉलो नहीं करेंगे जो आपकी
मेन कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस के लिए। तो पहला लिख लेते हैं, हम पहले लेते हैं, चलिए पहला कंडीशन लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट पर, टू लाइट सोर्सेज of emitting light wave या waves should be कोहिरेंट। सबसे पहली कंडीशन यही, ठीक है, कोहिरेंट होने चाहिए। सेकंड, कोहिरेंट क्यों होने चाहिए बेटा? अभी मैंने बताया कोहिरेंट सोर्सेज वो होते हैं जब आपके दो सोर्सेज से लाइट सेम या कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ ट्रेवल करती है। अगर यहीं पे ये सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस लेकर नहीं चलते, माना ऐसे है, तो यहां पर आपको इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। देन टू सोर्सेज must emit continuous light wave of, यानी कि वो कंटिन्यूसली लाइट वेव को जनरेट करे या एमिट करे ऑफ सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो दो सोर्सेज हैं या दो से ज़्यादा जो सोर्सेज हैं लाइट के हमारे पास, वो दोनों कंटिन्यूसली लाइट वेव को एमिट करें और वो भी सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट क्या है? द सेपरेशन between the two sources must be small, और ऐसा भी ना हो कि आपका एक सोर्स दिल्ली रखा है और एक सोर्स मुंबई रखा है और आप कहने लगे कि सर ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं बट इनकी लाइट इंटरफेरेंस नहीं दे रही है। तो अगर इतना डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस आपके दोनों सोर्सेज के बीच में बहुत ज़्यादा है, तो भी आप इंटरफेरेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एमिटिंग वेव, द amplitude of light emitting waves should be equal, अब इक्वल क्यों होगा? क्योंकि जब आपने देखा डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो अगर एक एम्पलीट्यूड ए है पॉजिटिव में तो दूसरा एम्पलीट्यूड निगेटिव में होगा ए ही, तभी आपको यहाँ पर डार्क मिलेगा, यानी कि जो इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की आपको मिलेगी आफ्टर द इंटरफेरेंस, इट बिकम्स जीरो। इसलिए कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए दोनों लाइट्स का जो एमिट हो रही हैं वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है द सोर्स शुड बी नैरो, the source should be narrow, यानी कि जो दोनों सोर्सेज हैं, जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने आपको अभी बताया था, इस तरीके से आगे जो दो स्लिट्स लगी हुई हैं वो स्लिट्स भी नैरो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ से जो लाइट आपकी एमिट हो रही है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होकर बाहर निकल रही है, यानी कि एक्सपेंड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आपकी वो नैरो सोर्सेज होनी चाहिए। एंड द लास्ट कंडीशन इज दैट द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक, द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज क्या होते हैं वो भी मैंने बहुत अच्छे से ऑप्टिकल फाइबर वाली जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें।
तो यानी कि ये जो दोनों सोर्सेज हैं जहां से लाइट आ रही है और वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज्ड करेंगी आगे चलकर, वो दोनों सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। ठीक है, ये सोर्सेज कर लेंगे, द सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक। क्लियर है? तो ये कंडीशंस आप अगर आपके सोर्सेज कंटेन करके चलते हैं तो आप डेफिनेटली मेजर कर पाएंगे इंटरफेरेंस स्क्रीन पर। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। अब दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, वो क्यों नहीं इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस कर पाते, या फिर दो इनकोहेरेंट सोर्सेज जो हैं वो क्यों नहीं इंटरफेरेंस दे पाते हैं, वो हम यहां पर देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस वाई, या फिर ये बोल सकता है टू नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, है ना, कोहेरेंट सोर्सेज, इस तरीके से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज की जगह कोहेरेंट, सॉरी नॉन कोहेरेंट आपका वो वर्ड यूज कर लेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट डू नॉट हैव द कांस्टेंट फेज रिलेशन बिटवीन देम। जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था कि जो दोनों सोर्सेज हैं अगर वो इंडिपेंडेंट हैं या नॉन कोहेरेंट हैं तो उनकी जो लाइट एमिट हो रही है उनके बीच में कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप नहीं रहता है। Next, the reasons behind it is that every source undergoes hazard changes of phase in every millionth of second। इसका कहने का मतलब ये है कि इस रीजन के कारण अगर वो इंडिपेंडेंट है या नॉन कोहेरेंट है, वो क्यों, क्योंकि आपका टाइम टू टाइम पर सेकंड आपका फेस इतनी तेज चेंज होता रहता है, जैसे कि विद इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी कि 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर अंदर आपका फेस चेंज होते रहते हैं सोर्सेस की। द फेस विल बी रैंडमली चेंज्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द एक्साइटेड एटम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एमिटिंग वाइब्रेशंस आर रिप्लेस्ड बाई अदर एक्साइटेड एटम। कहने का मतलब ये है जो ये फेस है वो रैंडमली चेंज हो रहा है, तो जो एक्साइटेड एटम्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, एमिट होता है, या जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं एमिटिंग द वाइब्रेशंस, वो क्या करते हैं दूसरे एक्साइटेड एटम से रिप्लेस हो जाएगा। सपोज ये एक एक्साइटेड एटम यहां पर रखा हुआ है तो तुरंत ये रिप्लेस, ये नीचे आ गया, दूसरे से ये रिप्लेस हो गया। ठीक है, हेंस इस वजह से उनके बीच में फेस रिलेशनशिप नहीं बन पाता। ठीक है, फेस रिलेशन जो है वो नहीं बन पाता है और वो एक दूसरे से आउट ऑफ फेस हो जाते हैं। हेंस टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, इसलिए दोनों जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो कोहेरेंट नहीं होते एंड कैन नॉट प्रोड्यूस ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि इस वजह से वो दोनों आपके डिजायर्ड नहीं है या रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं फॉर प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न। क्लियर है? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज या टू नॉन कोहेरेंट सोर्सेज इंटरफेरेंस क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए अब जो यहां पर डेरिवेशन वाला क्वेश्चन बनता है वो है आपका ये, कलर चेंज कर लूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी कि आप इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को एक्सप्लेन कीजिए ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। वहीं पर दूसरी क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है, डिस्कस द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन फिल्म एंड फाइंड द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऑल्सो शो दैट reflected and transmitted system are complementary in thin film, यानी कि उसके साथ साथ ये भी बताना है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और ट्रांसमिटेड लाइट है वहां पर जो भी आपको कंडीशंस मिलती हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं क्या है इसका अरेंजमेंट। इन लिखा हुआ है इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म, दो लाइट की
मदद से इंटरफेरेंस आपको मिलता है थिन फिल्म में ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट और ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट। थिन फिल्म का मतलब क्या है कि दो प्लेट्स पैरेलल रखी होती हैं एक दूसरे के और उनके बीच में गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको थिन फिल्म बोल दिया जाता है। या फिर दो प्लेट्स के बीच में एक जो गैप है, इट इज ए वेरी 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 स्मॉल, सो इट कॉल्ड द थिन फिल्म। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एक पार्ट है उसका थिन फिल्म का, यानी कि एक प्लेट ये हो गई और इसके पैरेलल में दूसरी प्लेट रखी हुई है। इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर जो मीडियम है वो एयर है और इस प्लेट के नीचे जो मीडियम है वो एयर है। जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम है हमने मान लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू मान लीजिए या एन मान लीजिए। ठीक है, अब हमने देखा यहां से एक लाइट इंसिडेंट होती है पी, जो स्ट्राइक करती है क्यू पॉइंट पर। क्यू पॉइंट पर स्ट्राइक करने के बाद उसका कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी सरफेस में और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में जाता है और रिफ्रैक्ट हो जाता है एट एंगल आर। ठीक है, सिमिलरली जब वो दूसरे सरफेस पर ग्लास प्लेट के टकराता है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम सिचुएशन इज हियर, जब ये वेव आपकी आगे जाके इस वाले पार्ट से टकराएगी या इस वाली प्लेट से टकराएगी तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है आगे। फिर सेम सिचुएशन यही बनती है। इस तरीके से आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो वेव्स यहाँ पर मिल गई, सोर्स आपका एक ही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी सोर्स नेचर में ऐसा नहीं है जो कोहेरेंट सोर्स हो। हमको कोहेरेंट सोर्सेज को बनाना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सोर्स एक है, आगे दो स्लिट लगा दी तो वही सेम वेवलेंथ की लाइट, वही सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट अब दो सोर्सेज से पास होगी, देन बोथ दीज सोर्सेज बिकम द कोहेरेंट सोर्सेज। सेम एज इट इज, एक सोर्स है यहाँ पर P जहां से लाइट आ रही है। अब ये ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट अगर आप देखिए तो दो सोर्सेज अब यहां पर बन गए हैं, तो ये दोनों सोर्सेज अब कोहेरेंट रहेंगे। सेम एज इट इज अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट में देखें तो यहां पर भी आपके पास दो सोर्सेज हैं, तो यहां से भी आपको जो लाइट मिलेगी वो कोहेरेंट लाइट मिलेगी दोनों सोर्सेज से। और ये जब आगे जाकर सुपर इम्पोज्ड होंगे, चाहे ट्रांसमिटेड लाइट देख लीजिए चाहे आप या रिफ्लेक्टेड वेव देख लीजिए, वो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देंगी। ठीक है, और यही थ्योरी में लिखा हुआ है, जैसे जैसे मैंने आपका अपना पेन चलाया वही थ्योरी में हमने लिखा हुआ है। कंसिडर ए ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो ग्रेटर देन है 1 से। ठीक है, लेट ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पी क्यू, हमने मान लिया एक लाइट है पी क्यू जो मोनोक्रोमेटिक है, बी इंसिडेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द फिल्म, यानी कि फिल्म का जो अपर सरफेस है उस पर इंसिडेंट होती है या टकराती है। देन पी क्यू रे इज पार्सली रिफ्लेक्टेड अलोंग क्यू आर, यानी कि क्यू आर आप देख रहे होंगे क्यू और आर, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, एंड पार्सली रिफ्रैक्टेड अलोंग क्यू एस, यानी कि ये आप क्यू एस जो है कुछ पार्ट इसका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। एट पॉइंट एस, इस पॉइंट पर एस पर, इट इज अगेन पार्सली रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दैट्स द एस टी। ठीक है, एंड पार्सली रिफ्रैक्टेड अलोंग एस वी, आप यहां पर देख रहे हैं एस और वी। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस थ्रू आउट द फिल्म, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है जैसे मैंने आगे आपको बताया। फिर ये यहाँ पर टकराएगी तो यहाँ का कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर इस सरफेस पे आके टकराएगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसको बड़ा करके मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम को दिखाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये आपका पी क्यू कोई भी रे जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आ रही है वो स्ट्राइक हुई यहाँ पर, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर ये इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, दैट्स द क्यू आर, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया, दैट्स द क्यू एस। फिर जब ये दूसरे सरफेस पर टकराई प्लेट के, देन ये कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया एस टी एट एंगल आर, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया एस वी। ठीक है, सेम सिचुएशन इज हियर, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा टी यू, और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा,
कोई भी हम अगर इसको वैल्यू दे दें या फिर कोई भी वेरिएबल हम दे दें, STU दिया हुआ है, W अगर हम इसको दे दें, है ना, तो फिर सेम सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो दोनों सोर्सेज हैं, दीज आर द ट्रांसमिटेड सोर्सेज एंड दीज आर द रिफ्लेक्टेड सोर्सेज। तो यहाँ से जो आपको इंटरफेरेंस मिलेगा वो ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव्स मिलेगा, यहाँ से जो इंटरफेरेंस मिलेगा ड्यू टू द ट्रांसमिटेड वेव मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम रिफ्लेक्टेड वाला डेरिवेशन करते हैं, ट्रांसमिटेड वाला भी सेम है, बस कंडीशन जाके चेंज हो जाती है, वही चीज हमें देखनी है। ठीक है, स्मॉल टी थिकनेस हमने मानी हुई है, दोनों जो सरफेसेस हैं प्लेट के उनके बीच का गैप, और उसके बीच में जो मीडियम भरा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू माना है, जो ग्रेटर देन है 1 से, क्योंकि 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का। ठीक है, उससे स्लाइटली ग्रेटर देन रहेगा जो भी मीडियम हमें यहाँ पर लेना है। क्लियर हुआ? चलिए अब इसका डेरिवेशन हम करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए फ्रॉम फिगर there is a path difference, there is a path difference, there is a path difference between, अब यहां पर पाथ डिफरेंस रहेगा किसके बीच में, QR एंड TU के बीच में, क्योंकि आपको रिफ्लेक्टेड वेव्स के लिए काम करना है। तो आपकी एक रिफ्लेक्टेड वेव ये है QR और एक रिफ्लेक्टेड वेव है TU, तो इनके बीच में कुछ पाथ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं बताता हूं, जब ये वेव यहां से आई PQ और पहले सरफेस पर, अपर सरफेस पर फिल्म की टकराई, तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। जबकि आप दूसरा सोर्स देखें तो ये वेव कहां से आ रही है, पहले ये रिफ्रैक्ट होकर फिल्म के अंदर गई, फिर वहां से रिफ्लेक्ट हुई, देन ये यहां पर आई, और फिर यहां से ये दूसरा सोर्स बना है। इतने में इसने यहां से यहां तक एक पाथ ट्रेवल कर लिया QN पहली वेव में, तब ये दूसरा सोर्स यहां से स्टार्ट हो। तो यही है दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस। हम पाथ डिफरेंस को डिनोट करते हैं डेल्टा से। पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू पाथ, अब कौन सा पाथ है, QS प्लस ST, QS प्लस ST इन फिल्म के अंदर ये वाला पार्ट ट्रेवल किया है, माइनस पाथ QN इन एयर। ये जो पार्ट ट्रेवल किया है ये एयर में ट्रेवल किया है वेव ने। ठीक है, तो अगर हम पार्ट डिफरेंस लिखे डेल्टा इक्वल्स टू, तो पार्ट डिफरेंस है ये QN इन फिल्म, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है फिल्म के अंदर, म्यू है जो मीडियम है, म्यू QS प्लस ST, और ये वाला पाथ एयर में ट्रेवल किया गया है QN, तो वो आपका एज इट इज रहेगा QN। ठीक है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट इंडिकेट कर देते हैं। अब सिमिलरली अब ये सारी वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, QS, ST और QN। तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल QOS, ये देख रहे होंगे आप ट्राइंगल QOS, इधर वाला ये ट्राइंगल है ना। तो इसको जब हम देखते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं, तो यू गेट एंगल क्या है यहाँ पर, R है, ये वाला एंगल आप देख रहे होंगे R, तो cos R, क्योंकि हमें QS की वैल्यू चाहिए, cos R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, और बेस क्या है यहाँ पर OS अपॉन QS। आप देखेंगे बेस क्या है, यही तो है ना बेस OS, क्योंकि हम एंगल R के रेस्पेक्ट में लेकर चल रहे हैं, cos R ये लिया है हमने, तो बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस इसका क्या हो जाएगा, ये, और परपेंडिकुलर हो जाएगा OQ। ठीक है, तो OS क्या है आपके पास, हमें चाहिए QS की वैल्यू, तो मैं QS लिख लेता हूं यहां से, QS इक्वल्स टू OS, ठीक है, OS अपॉन cos R, और OS क्या है, OS है यहां से यहां तक, और यही है क्या, थिकनेस, T अपॉन
कॉस आर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू एस की, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे हमें चाहिए एस टी की वैल्यू। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब दूसरे वाले ट्राइंगल में ले लेते हैं, किसमें, टी ओ एस में, है ना, यहां से टी ओ एस इन ट्राइंगल एस ओ टी ले लीजिए या टी ओ एस ले लीजिए। यहां पर भी क्या हो जाएगा, अब यहां पर लगाएंगे हम कॉस आर इक्वल्स टू, अब यहां पर बेस क्या है, बेस आपका ओ एस ही है, और आपका हाइपोटेनियस यहां पे हो गया टी एस या एस टी। तो अगर हम यहां से एस टी फाइंड आउट करेंगे देन यू गेट ओ एस अपॉन कॉस आर। ठीक है, और ओ एस क्या है, टी है, देन अपॉन कॉस आर। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। ठीक, दोनों चीजें आपके फाइंड आउट हो गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इन ट्राइंगल, अब कौन से ट्राइंगल में देखेंगे, अब हमें क्या चाहिए, क्यू एन की वैल्यू चाहिए, है ना। तो क्यू एन के लिए हम ट्राइंगल देखेंगे, एक मिनट, हाँ ये वाला क्यू एन टी। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल क्यू एन टी। तो यहां पर एंगल क्या है, आई है। ठीक, इन ट्राइंगल क्यू एन टी कॉमा, तो यहां पर हो जाएगा साइन आई इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन क्यू टी, क्यू एन अपॉन क्यू टी, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर आप देखेंगे आई एंगल ये है, ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपका क्यू टी हो जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए यहां पर क्यू एन अपॉन क्यू टी हो गया, और अगर हम क्यू एन की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो इट बिकम्स द क्यू टी साइन आई। ठीक है, क्यू टी साइन आई हो जाएगा। और अगर मैं लिखूं तो क्यू एन इक्वल्स टू, क्यू टी दो पार्ट में ब्रेक है, अगर आप देखिए तो क्यू से टी तक जाने के लिए हम दो पॉइंट्स पर पहुंच रहे हैं, एक तो क्यू ओ और ओ टी। तो ये हो जाएगा क्यू ओ प्लस ओ टी ब्रैकेट क्लोज साइन आई। ये क्या है, मतलब कि अगर हम यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस लें 5 किलोमीटर, और अगर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लें, ये 5 किलोमीटर है और मैंने लिख दिया ये और ये इस तरीके से, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, ये अगर ए बी है, मैंने यहाँ पर ए ओ बी कर दिया, और ये 1 है और ये 4 है। तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए ओ प्लस ओ बी, है ना। तो वैसे ही हमने क्यू टी को ब्रेक कर लिया क्यू ओ प्लस ओ टी से। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होगी 4। क्लियर, चलिए आगे आते हैं। पेन सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। अब हमारे पास जो टर्म्स आ गई हैं वो मैं सारी लिख लेता हूं यहां से, है ना। तो हमने पहले ए सी फाइंड आउट किया, ए सी इक्वल्स टू, सॉरी ए सी नहीं, 1 मिनट इरेज कर देते हैं। देखो अगर हम देखें यहां पर, तो हमने फाइंड आउट कर लिया है क्यू एस, एस टी और क्यू एन। ठीक है, तीनों टर्म्स फाइंड आउट हो गई। तो यहां पर हम पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, चलिए इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं वैल्यू को, या उससे पहले हम इन टर्म्स को और फाइंड आउट कर लेते हैं जो यहां पर है। ये हमने क्यू टी को लिखा है ना, इक्वल्स टू क्यू ओ प्लस ओ टी, ये लिखा है ना। तो हम पहले क्यू ओ और ओ टी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तभी हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में। तो नाउ अगेन इन ट्राइंगल, अब फिर हमें क्या चाहिए, फाइंड आउट करना है ए एन और वो सॉरी क्यू ओ और ओ टी। तो उसके लिए हम फिर ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, क्यू ओ एस, है ना, इन ट्राइंगल क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस में अगर हम जाते हैं तो हमें अब क्या चाहिए, क्यू ओ चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर चाहिए हमारे, और परपेंडिकुलर और बेस है हमारे पास, तो हम किसका यूज करेंगे, 10 का।
कि tan में क्या होता है, tan एंगल है r, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और परपेंडिकुलर आपके पास यहां पर क्या है, ओ क्यू, और बेस क्या है आपके पास ओ एस, ठीक है। और ओ क्यू अपॉन ओ एस क्या है आपके पास टी, तो यहां से आपके पास ओ क्यू या क्यू ओ की वैल्यू निकल जाती है टी इंटू 10 r। सिमिलरली अगर हम इस ट्राइंगल में लेंगे, कौन से में, टी ओ एस में, तो टी ओ एस ट्राइंगल में जब हम लेंगे तो सिमिलरली आपके पास दूसरी टर्म आ जाएगी। सिमिलरली अगेन इन ट्राइंगल टी ओ एस, तो यहां से आप जब फाइंड आउट करेंगे तो यू गेट ओ टी इक्वल्स टू इट ऑल्सो टी 10 r, ठीक है। ये आ गया आपके पास। चूंकि आपके पास क्यू एन इक्वल्स टू था ओ टी या फिर क्यू ओ प्लस ओ टी इंटू साइन आई, तो यहां पर हम दोनों वैल्यूज अगर पुट करें देन यू गेट टी 10 r प्लस टी 10 r ब्रैकेट साइन आई, और ये हो जाएगा आपका 2t 10 r इंटू साइन आई। क्यू एन आपके पास अब ये आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास सारी वैल्यूज आर एंगल में है, तो हम साइन आई को भी रिप्लेस कर लेते हैं आर के साथ। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 4 हो गई थी हमारे पास, इक्वेशन हम इसको सॉरी 5 हम दे देंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है, यानी कि जिस एंगल से आपकी लाइट आ रही है और जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जिस मीडियम से आई थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से साइन आई निकालता हूं तो यू गेट साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगी। अब इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग इनटू इक्वेशन 5, तो अब आपके पास क्यू एन की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, क्यू एन इक्वल्स टू 2t म्यू 10 r इंटू साइन आर, ठीक है, क्लियर हुआ। और अगर मैं 10 r को लिखना चाहता हूं तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2 म्यू टी साइन आर अपॉन कॉस आर, ये आपको पता है 10 r इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आर अपॉन कॉस आर इंटू साइन आर आपका पहले से ही है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर, ठीक है। तो क्यू एन आपके पास ये आ जाता है फाइनल, ठीक है। जिस फॉर्म में हमें चाहिए था, एक ही एंगल की फॉर्म में हमें साइन आर यानी कि आर एंगल की फॉर्म में ये वैल्यू आ गई है। तो अब हम ये सारी इक्वेशंस की वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। तो 6 इक्वेशन की वैल्यू अगर हम पीछे जाएं, सेकेंड इक्वेशन की और थर्ड इक्वेशन की ये सारी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, ये हमारा हो गया। नाउ putting the values of equation second, third and sixth into equation first, then we get, अब हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा डेल्टा इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर प्लस टी अपॉन कॉस आर
और इसके मल्टीप्लाई में था म्यू, क्योंकि ये फिल्म में ट्रेवल कर रहा था पाथ, माइनस क्यू एन की जगह पर हम पुट करेंगे 2 म्यू टी इंटू साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। ठीक है, देन ये भी हो जाएगा आपका 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2 म्यू टी इंटू साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर। ठीक है, जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे देन यू गेट 1 माइनस यहाँ से आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर आर, और हमें पता है क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अगर यहाँ से आप फाइंड आउट करें कॉस स्क्वायर ए देन यू गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कुछ इस ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर बन रही है ये, तो यू कैन पुट हियर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर इंटू कॉस स्क्वायर आर। तो एक कॉस आर से एक कॉस आर कैंसिल आउट, फाइनली वी गेट डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर। तो आपके पास ये आ जाता है पार्ट डिफरेंस। ठीक है, जब आपकी वेव क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जो पार्ट डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच में क्यू एंड ये जो हमने पार्ट डिफरेंस निकाला था, है ना, ये क्या है 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं स्टोक्स लॉ। तो लिखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या कहता है, व्हेन ए वेव ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट कुछ भी बोल सकते हैं, वेव ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड at a surface या from a surface of denser medium है ना, denser medium, it always suffer from a phase difference of pi or path difference of lambda by 2, फुल स्टॉप। अभी क्या है स्टोक्स लॉ ये कहता है बेटा कि जो रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो। क्योंकि यहाँ पर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी फिल्म में मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो इट बिकम्स द रेयर मीडियम एंड इट बिकम्स द डेंसर मीडियम। तो जब कोई भी लाइट टकराई इसके सरफेस से, डेंसर मीडियम के सरफेस से, क्योंकि इसके नीचे डेंसर मीडियम है इसलिए ये सरफेस हो गया डेंसर मीडियम का, और टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई उसी रेयर मीडियम में, तो वो हमेशा एक फेस डिफरेंस लेकर चलेगी अपने साथ पाई का, या फिर पार्ट डिफरेंस लेकर चलेगी लैम्डा बाई 2 का। ठीक है, तो अभी हमारे पार्ट डिफरेंस क्या आया है हमारे पास ये, तो चूंकि ये कंडीशन है कि वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है डेंसर मीडियम से, तो ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 और कंटेन करके चलेगा अपने साथ। तो दैट मीन्स ये पार्ट डिफरेंस अब क्या हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, यानी कि वो पार्ट डिफरेंस प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है।
तो ये पार्ट डिफरेंस हमेशा लेकर चलेगी λ/2। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस आया वो क्या हो गया, डेल्टा इक्वल्स टू 2μt cos r प्लस माइनस λ/2। इज दैट क्लियर? तो हम इसको जो हम यूज करेंगे वो मेनली हम 2μt cos r माइनस λ/2 ले लेंगे। ठीक है, कोई नहीं, प्लस भी लेकर चल सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बस जब अभी हम रिजल्ट देखेंगे उसमें हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं बस n की। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस का, या रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में। फेज डिफरेंस इक्वल्स टू होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब हम दो टाइप के जो इंटरफेरेंस हमको मिलते हैं वो दोनों हम यहां से फाइंड आउट करते हैं किस सिचुएशन पर कौन सा इंटरफेरेंस मिले। तो फर्स्ट लिख लेते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, हमें पता है वी नो दैट, मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया था इसीलिए, क्योंकि हम यहां पर इसका यूज करेंगे। वी नो दैट पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्डा, या फिर वहीं पे हम देखें फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2n पाई। यानी कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है तो उसमें पार्ट डिफरेंस जब दोनों वेव्स के बीच में n लैम्डा होगा तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। जब फेज डिफरेंस 2n पाई होगा तो तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। लेकिन जब ये लाइट ड्यू टू रिफ्लेक्शन आपको मिल रही हैं दोनों वेव्स, तो इनमें जो पार्ट डिफरेंस है उसको हम कंपेयर करेंगे अब कंस्ट्रक्टिव के साथ। सो दैट तो पार्ट डिफरेंस हमने क्या लिया है 2μt cos r माइनस λ/2, और वो इक्वल है क्योंकि पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा होता है। देन जब अब यहां पर जो पार्ट डिफरेंस आएगा 2μt cos r इक्वल्स टू, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, देन n लैम्डा प्लस λ/2। और अगर आप यहां पर देखें तो यू गेट 2n प्लस 1 λ/2, क्योंकि आपने 2 एलसीएम ले लिया यहां पर, देन यू गेट दिस वन। तो अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि जब दो रिफ्लेक्टेड वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस 2n प्लस 1 λ/2 रहेगा तब आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा ड्यू टू द थिन फिल्म, या इन द थिन फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी, जबकि कंडीशन क्या होती है n लैम्डा, लेकिन इस सिचुएशन में जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो ये आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देख लेते हैं फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। कंडीशन फॉर द destructive इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है वी नो दैट पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2n माइनस 1 λ/2। यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2n माइनस 1 λ/2, या फिर अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूं तो n लैम्डा माइनस λ/2 ये हो। जब ये होता है जनरल फॉर्म में
तब आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस आया है वो क्या आया है, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2, वो हम पुट करेंगे या इक्वल करेंगे एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 की। चूंकि लैम्डा बाई टू दोनों सेम है, देन यू गेट 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो जब आपको पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के मल्टीप्लाई में मिलेगा तब आपको इंटरफेरेंस जो मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कहां पर, इन थिन फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। वहीं पर अगर हम कंस्ट्रक्टिव के लिए लिख लें तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मिला था 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये सिचुएशन हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम माइनस आपने लिया है यहाँ पर, जैसे कि मैंने 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लिया था, अगर हम प्लस ले लैम्डा बाई 2 तो बेटा इसको जब आप इसके इक्वल रखेंगे तो अंतर कुछ नहीं आएगा। यही सिचुएशन आपकी 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 बन जाएगी। और यहाँ पर आप n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बट यहाँ पर आपको वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी 1 2 3 4, बस इतना डिफरेंस होता है और कुछ नहीं है। जब आप प्लस वाला लेंगे तो आप फिर यहाँ पे भी प्लस ही लेंगे डिस्ट्रक्टिव में, तभी आपका n लैम्डा आएगा। यहाँ पर कोई चीज नहीं, यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर वो कुछ नहीं पूछता है, किसी तरीके का भी क्वेश्चन दे दे वो यहाँ तक ही आपसे ड्राइव कराएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट, है ना, ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट। अब इसका मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा आपको, मैं सारी चीजें बेसिक बता देता हूं, क्योंकि जो पार्ट डिफरेंस आता है वो सेम आएगा इसमें भी, 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है, तो बस मैं उसको जो डेरिवेशन यहाँ पर है उसको मैं थोड़ा डिक्टेट करता चलता हूँ, और लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है या जो चेंज आएगा वो हम बताएंगे, और फिर उससे हमें पता चलेगा कि दोनों के रिजल्ट कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते, एक दूसरे के उल्टे होते। तो हमने यहाँ पर भी मान लिया कि कंसीडर ए ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, लेट ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बी इंसिडेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द फिल्म, और वो है पी ए, है ना। पी ए जो रे है वो इंसिडेंट होती है अपर सरफेस पर फिल्म की। द रे पी ए इज रिफ्रैक्टेड अलॉन्ग ए क्यू, ए और क्यू के अलॉन्ग वो रिफ्रैक्ट हो रही है ना, एट एंगल आर, आर एंगल है यहाँ पर देख रहे होंगे आप। द रिफ्रैक्टेड पार्ट ए क्यू, जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है ए क्यू, इज पार्सली रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग क्यू एस, फिर ये आगे जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है क्यू एस के साथ, एंड पार्सली रिफ्रैक्टेड अलॉन्ग क्यू बी, और पार्सली रिफ्लेक्ट हो रहा है क्यू बी पर। ठीक है, ये जो थ्योरी लिख रहे हैं ये सेम एज इट इज बेटा ऐसे लिखते हैं, जैसे आप पेन उठाया और आपने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया ना, वैसे ही आप इस थ्योरी को लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसी का डायग्राम बड़ा करके मैंने यहाँ पर दिखा दिया। जैसा हमने बोला कि कोई भी एक रे है पी ए, वो इंसिडेंट होती है अपर सरफेस ऑफ द फिल्म, उसका कुछ पार्ट जो रिफ्रैक्ट हो जाता है एंगल आर, वो है ए क्यू। फिर ये ए क्यू जो रे है ये स्ट्राइक करती है लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म, और ये इसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है क्यू एस, और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, ये कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ क्यू एस और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ क्यू बी। ठीक है, तो यही चीज है, उसकी थिकनेस हमने स्मॉल टी मानी हुई है, और इसके बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वो जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, ये हमने लिखा हुआ। चलिए अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या है, द रिफ्रैक्टेड पार्ट, उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है क्यू एस, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड पार्ट क्यू एस है, इज अगेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट एस, इस पॉइंट एस से फिर रिफ्रैक्ट होगा ऑन द अपर सरफेस ऑफ द फिल्म अलोंग एस टी। तो यहाँ से जो वेव आएगी अब वो एक्स एस टी आएगी
फाइनली emerge आउट थ्रू द टीसी, और फिर ये जो रे होगी ये रिफ्लेक्ट होगी टीसी पर। ठीक है, तो अब आप देखें तो यहां पर जो दो सोर्सेज आए हैं वो है क्यू बी, ये रे आ रही है यहां से, और एक है टी एस जिससे ये वाली रे आ रही है। तो ये दोनों अब आपके कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अब इनके बीच में अगर आप देखें तो एक जो है यहीं से लाइट इंसिडेंट करना या एमिट करनी स्टार्ट कर दी, दूसरा पहले यहां पर घूम के आई लाइट, फिर यहां पे गई, और तब आपका दूसरा सोर्स मिला है। तो इनके बीच में भी एक पाथ डिफरेंस बन गया क्यू एन का। ठीक है, अब इसी को हम फाइंड आउट करते हैं। तो पाथ डिफरेंस पाथ इन क्यू एस प्लस टी जो किस में है, फिल्म में है, और ये कौन सा है, क्यू एन जो एयर में है। ठीक है, ये पाथ एयर में है, ट्रबल किया गया है, तो इसलिए म्यू क्यू एस प्लस एस टी माइनस क्यू एन। सेम एज इट इज हम अब फाइंड आउट करेंगे क्यू एस की वैल्यू और एस टी की वैल्यू, क्योंकि क्यू एस आपका कहां पर आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में। तो एक बार हम क्यू ओ एस ट्राइंगल यूज करेंगे, फिर एक बार हम टी ओ एस ट्राइंगल यूज करेंगे, फिर हम एक बार ट्राइंगल यूज करेंगे क्यू एन टी। इनकी हेल्प से हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन द ट्राइंगल क्यू एस ओ कॉस आर की वैल्यू आ गई, और यहां से क्यू एस की वैल्यू आ गई टी अपॉन कॉस आर, वही है जो हमने पीछे फाइंड आउट किया। सेम एज इट इज फिर हम दूसरे ट्राइंगल एस ओ टी में देखेंगे, ये आपका दिख रहा होगा यहाँ पर एस ओ टी है ना। तो इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो कॉस आर इक्वल्स टू एस ओ अपॉन एस टी, यहाँ से एस टी की वैल्यू आ गई टी अपॉन कॉस आर। हमने दोनों वैल्यूज क्यू एस और एस टी की पुट कर दी, देन यू गेट डेल्टा इक्वल्स टू दिस वन। अब आपको क्यू एन और फाइंड आउट करना है। क्यू एन आपका कहां पर आ रहा है, ये। तो अब आप क्यू एन टी ट्राइंगल में यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू टी एन एंगल में साइन आई इक्वल्स टू आपके पास ये बन जाए। ठीक है, यहां से आप फाइंड आउट करेंगे क्यू एन इक्वल्स टू क्यू टी इंटू साइन आई, और क्यू टी को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं क्यू ओ प्लस ओ टी। तो क्यू ओ प्लस ओ टी में आपने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर हम ये वैल्यू भी पुट कर देते हैं इक्वेशन में, देन यू गेट 2 टी अपॉन कॉस आर इंटू म्यू क्यू ओ प्लस ओ टी इंटू साइन आई। अब इस साइन आई को आप फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले आप इन दोनों को फाइंड आउट कर लें। सेम एज इट इज टेन आर इक्वल्स टू दिस वन, टेन आर इक्वल्स टू दिस वन, दोनों वैल्यूज आप पुट करेंगे तो यू गेट दिस। और ओ एस क्या है आपके पास, ओ एस जो है वो टी है, तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे टी से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2 टी इंटू 10 आर इंटू साइन आई। ठीक है, तो अब आप साइन आई को चेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एंगल आर, जैसे हमने वहां पर किया था। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ट्राइंगल का यूज करेंगे और स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आपको पता है ये होता है, यहाँ से साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर आ जाएगा, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, देन यू गेट दिस वन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर को आप कॉस स्क्वायर आर लिखेंगे, कॉस स्क्वायर आर का एक कॉस इससे कैंसिल आउट हो गया, देन फाइनली यू गेट द पार्ट डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये आ जाता है ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट। यहां से जो दो सोर्स बन रहे हैं ये आगे जाके जो इंटरफेरेंस देंगे उनके बीच जो पार्ट डिफरेंस है वो ये आ गया 2 म्यू टी कॉस आर। क्लियर है? ठीक, अब क्या कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होता है उसको हम आगे देखते हैं। लिखेंगे फिर से अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, लॉ, स्टोक्स लॉ क्या कहता है, इन रिफ्लेक्शन गॉट सॉरी इफ रिफ्लेक्शन got from the surface from the surface beyond which या बियॉन्ड है ना, बियॉन्ड या फिर बिहाइंड विच ए रेयर मीडियम is present, a rare medium is present, then there is
नो फेस डिफरेंस, नो फेस डिफरेंस, देयर इज नो फेस चेंज या फेस डिफरेंस इन, फेस डिफरेंस और भी करके लिख लेते हैं, और पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस, बिहाइंड बिहाइंड नहीं, यहाँ पर बिलो कर लेंगे इसको, बिलो ना, है ना, उसके नीचे जो पाथ है, नीचे जो मीडियम है। तो स्टोक्स लॉ, दूसरा जो स्टोक्स लॉ है वो ये कहता है अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे सरफेस से जिसके नीचे रेयर मीडियम है, तो उसमें जो वेव्स आपकी बनी वहां पर कोई भी पार्ट डिफरेंस या कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, या वो वेव्स कोई भी पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस कंटेन कर कर नहीं चलेंगी, ठीक है। तो यहां पर जो फाइनल पार्ट डिफरेंस हमारे पास आया, फाइनल पाथ डिफरेंस वो वही रहेगा, क्या, 2 μ t cos r। अब यहां पर कोई भी फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनल पार्ट डिफरेंस आपके पास यही है। अब हमें फिर वही कंडीशंस फाइंड आउट करनी है फॉर कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है, वी नो दैट पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। तो दैट इज 2 μ t cos r इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब ट्रांसमिटेड लाइट में पाथ डिफरेंस एन लैम्डा मिलेगा तो वहां पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर destructive interference, for destructive interference के लिए हमें पता है पार्ट डिफरेंस क्या होता है, we know that path difference equals to 2n + 1 λ/2, +1 ले लो या -1 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं दोनों ही ले लेता हूँ, +-1 λ/2। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 μ t cos r इक्वल्स टू 2n + -1 λ/2। अगर प्लस लेंगे तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगी, और माइनस लेंगे तो n की वैल्यू आप 1 से पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पार्ट डिफरेंस, यानी कि जब पार्ट डिफरेंस ये वाला मिलेगा आपको 2n + -1 λ/2, तो आपको उस पॉइंट पर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट इन थिन फिल्म। क्लियर हुआ। तो अगर हम दोनों जो डेरिवेशन हमने किए हैं उनके रिजल्ट हम लिखें, फॉर द constructive interference and for the destructive interference है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड, और ड्यू टू इधर में ट्रांसमिटेड लिख देता हूँ, है ना, ट्रांसमिटेड, सेम एज इट इज डिस्ट्रक्टिव में फॉर द रिफ्लेक्टेड और फॉर द रिफ्लेक्टेड फॉर द ट्रांसमिटेड, है ना, ट्रांसमिटेड। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए मेरे पास जो पार्ट डिफरेंस आया वो आया 2 μ t cos r इक्वल्स टू 2n - 1 λ/2। वहीं पर ट्रांसमिटेड के लिए आया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 μ t cos r इक्वल्स टू n, है ना। वहीं पे डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जो
आपके पास रिजल्ट आया था वो आया था 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, और वहीं पे ट्रांसमिटेड लाइट के लिए देखें तो यू गेट 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n माइनस 1, माइनस वाला लिखा है तो इसलिए माइनस वाला मैं लेकर चल रहा हूँ, अपॉन 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिफ्रैक्टेड लाइट में मिल रहा है वही रिजल्ट आपका डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ट्रांसमिटेड लाइट में मिल रहा है। सेम एज इट इज, जो रिजल्ट आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ट्रांसमिटेड लाइट में मिल रहा है वही डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए मिल रहा है। तो जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था उसमें यह पूछा गया था कि जो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म है ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट और ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट, उनके रिजल्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्ट होते हैं। तो वही यहां पर ये प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हमने यहां पर कर दिया कि ये दोनों रिजल्ट्स एक दूसरे के अपोजिट्स हैं फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट। इज दैट क्लियर? तो ये आपका इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म खत्म हो गया है। इससे कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इंटरफेरेंस का बेसिक आपका किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले, सब हमने इस यूनिट में कवर अप कर लिया। तो फाइनली लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अच्छा लगा है और नहीं भी लगा है तो दोनों सिचुएशंस में आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि यही एक मीडियम है आप दो हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का। ठीक है, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि इंफॉर्मेशन जो डिलीवर हो रही है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर्स को देखने के लिए थैंक यू, और इंजीनियर्स गेटवेज पर विश्वास दिखाने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।